हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए सब्जेक्ट में। बेसिकली नया सब्जेक्ट दैट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। इससे पहले हमने पार्ट वन क्लाउड कंप्यूटिंग का कवर किया हुआ है। ये हमारा पार्ट टू होने वाला है क्लाउड कंप्यूटिंग का, जिसमें हम बाकी सारे कंसेप्ट्स के बारे में, जैसे माइसेफ कंप्यूटिंग क्या होता है, माइसेफ कंप्यूटिंग, एंड ऑल्सो हम जानेंगे क्लाउड सिम के बारे में। ऑल्सो हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ अटैक्स दैट इज़ क्लाउड में सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली आज हम माइसेफ कंप्यूटिंग और क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे। जो भी टॉपिक्स और बेसिकली कंसेप्ट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो मैंने ट्राई किया है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ अलाइंड हो। तो अगर आपका यूनिवर्सिटी में जो भी टॉपिक है, मैंने सारे टॉपिक्स जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उसको देख के यहाँ पे चेकआउट करके पढ़ सकते हो, राइट। तो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके ग्रो करने में हेल्प करिए, राइट। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर दैट इज़ पार्ट टू ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट, दैट इज़ हमारा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है। बेसिकली ये ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ द कंप्यूटिंग सर्विसेज, जैसे सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स, इंटेलिजेंस, हर चीज़ जो है बेसिकली हम जब ऑन डिमांड डिलीवर करते हैं इन अ फास्ट इंटरनेट, ऑन द इंटरनेट, ओवर द इंटरनेट, दैट इज़ कॉल्ड क्लाउड, है ना। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था। और क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे दोस्तों हम गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं? बिकॉज वहाँ पे हम क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं, हमें ज़्यादा मिलता है, हम क्लाउड में स्टोर करके रख सकते हैं। और बेसिकली ऑन डिमांड जब भी हमें ज़रूरत पड़े उसकी हम यूज़ कर सकते हैं ना। हम अपने फाइल्स और फोल्डर्स जो लोकल स्टोरेज में ज़्यादा स्टोर नहीं करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्लाउड, है ना। अब इसको हमने बहुत डिटेल में पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लेना। अब यहाँ पे ना क्लाउड में बहुत सारी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। जैसे हमारा क्लाउड सर्विस रिक्वेस्टर हो गया, जो कि हमारा हम हो गए, मतलब एंड यूज़र या फिर क्लाइंट होता है। फिर आता है हमारा क्लाउड कह रहा हूँ, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ये कौन होता है? जो कि हमें क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कंपनी, जैसे AWS, गूगल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, है ना। गूगल क्लाउड हो गया, फिर माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अलग अलग हमारे अज्योर, मतलब माइक्रोसॉफ्ट अज्योर हो गया। ये सारे जो है हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किसकी? क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब एक चीज़ आती है यहाँ पे दोस्तों, डेटा सेंटर। डेटा सेंटर क्या होता है दोस्तों? डेटा सेंटर वो जगह होती है जहाँ पे हम रिसोर्सेस को स्टोर करके रखते हैं। जितना भी रिसोर्सेस है, वेदर इट इज़ हमारा डेटा हो गया, नेटवर्किंग हो गया, CPU हो गया, रैम हो गया, जो भी है हमारा रिसोर्सेस, उसको हम जहाँ स्टोर करते हैं वो है हमारा डेटा सेंटर। फिर आता है वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन क्या होता है? एक वर्चुअल कंप्यूटर की तरह होता है, जो कि हमारे रियल सर्वर में के अंदर रहता है। बेसिकली वर्चुअल मशीन और वर्चुअलाइजेशन और लोड बैलेंसिंग जैसे कंसेप्ट्स को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो उसको डिटेल में अगर देखना है तो आप वो देख सकते हो। हम यहाँ पे बस थोड़ा ओवरव्यू ले रहे हैं जिससे हम आगे कंसेप्ट्स को समझ पाएँ। हाइपरवाइज़र क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, जो कि हमारे पास बनाया गया है मैनेज और मतलब बेसिकली वर्चुअल मशीन्स को बनाने के लिए और उनको मैनेज करने के लिए। फिर आता है दोस्तों क्लाउडलेट। क्लाउडलेट क्या होता है? क्लाउडलेट बेसिकली दोस्तों स्मॉल क्लाउड होता है, स्मॉल स्केल क्लाउड डेटा सेंटर होता है, जो कि नेटवर्क एज में होता है और लेटेंसी को रिड्यूस करता है। लेटेंसी का मतलब क्या होता है अगर मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम ये वर्ड बहुत बार अभी यूज़ करने वाले हैं आगे के कंसेप्ट जब हम पढ़ेंगे। लेटेंसी का मतलब होता है दोस्तों, जब मैंने किसी चीज़ को रिक्वेस्ट किया, दैट इज़ क्लाउड सर्विस रिक्वेस्टर ने किसी चीज़ का रिक्वेस्ट किया किसी प्रोसेस को एक्सेस करने के लिए, तो उसको कितना समय लग रहा है उस रिक्वेस्ट का रिप्लाई पाने के लिए, उसी को हम लेटेंसी बोलते हैं, ठीक है। अब ये ज़्यादा लेटेंसी होता है, बेसिकली जल्दी हमें क्लाउडलेट से लेटेंसी जो है रिड्यूस हो जाती है, मतलब हमें जल्दी आउटपुट मिल जाता है। फिर आता है लोड बैलेंसर, जो कि क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है जो भी ट्रैफिक है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर ट्रैफिक अक्रॉस दी सर्वर्स, जितने भी सर्वर्स है जो ट्रैफिक आ रही है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब आता है दोस्तों टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग में हमारे पास माइसेफ कंप्यूटिंग हम पढ़ेंगे, बट माइसेफ से पहले हम एक अलग सा कंप्यूटिंग पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड ड्यू कंप्यूटिंग। ड्यू कंप्यूटिंग दोस्तों मैं सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ता हूँ, जो कि ऑफिशियल डेफिनेशन है, दैट इज़ ड्यू कंप्यूटिंग इज़ अ पैराडिम व्हेन वेयर एन एंड यूज़र डिवाइस जैसे लैपटॉप, फ़ोन, PC कैन परफॉर्म ऑफलाइन डेटा प्रोसेसिंग
and provide data capability even without a continuous internet connection, later synchronizing with the cloud when the connectivity resumes। सीधी सी बात दोस्तों ये है कि ये ड्यू कंप्यूटिंग एक ऐसा तरीका है कंप्यूटिंग का जिसमें हम डिवाइसेस को अलाउ करते हैं कि वो विदाउट इंटरनेट काम करे, डेटा का प्रोसेसिंग करे, और जब नेट इंटरनेट हमें वापस आ जाए तब हम वो जो पूरा कंप्यूटिंग और प्रोसेसिंग हुआ है डेटा का वो वापस हम क्लाउड में सिंक कर लें। ये जो है ये कंसेप्ट जो है पूरा ड्यू कंप्यूटिंग का, वो एक चाइनीज़ इंजीनियर 2015 में एक चाइनीज़ इंजीनियर यिंग वी वांग, मैं उम्मीद करता हूँ मैं ये सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, यिंग वी वांग करके एक चाइनीज़ इंजीनियर थे जिन्होंने ये पर्टिकुलर ड्यू कंप्यूटिंग का कंसेप्ट आइडिया जो है वो लाया था, इंट्रोड्यूस किया था। इनका आइडिया ये था कि डेटा प्रोसेसिंग और डेटा कैपेबिलिटी जो है क्लाउड कंप्यूटिंग में ऑफलाइन मोड में भी हो पाए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा कोई भी डिवाइस है जिसमें हम ड्यू कंप्यूटिंग यूज़ करना चाहते हैं वो वाईफाई अनेबल्ड होना चाहिए और वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में काम कर सकता हो। ऑफलाइन अगर है बेसिकली तो वो क्या करेगा, लोकल में ही हमारे पास लोकली डेटा प्रोसेसिंग करेगा और जैसे ही इंटरनेट या ऑनलाइन आ जाएगा तो वो सिंक कर लेगा पूरे डेटा प्रोसेसिंग को वाईफाई के थ्रू। अब लोकल ऑटोनॉमी दैट इज़ डिवाइस कैन फंक्शन इवन व्हेन डिस्कनेक्ट फ्रॉम द क्लाउड, अगर वो क्लाउड से डिस्कनेक्टेड भी है तो हमारा डिवाइस जो है वो फंक्शन कर सकता है, डेटा को प्रोसेस कर सकता है। यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ जो दोस्तों हमारे पास कंबाइन होती है, एक होता है इंडिपेंडेंस की ऑफलाइन में भी ये काम कर सकता है, एंड कोलैबोरेशन की, अगर हम क्लाउड के साथ जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं बेसिकली सिंक कर पा रहे हैं अपने डेटा प्रोसेसिंग को। तो ड्यू कंप्यूटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ कि ऑफलाइन में कैसे हम अपना क्लाउड कंप्यूटिंग की कैपेबिलिटी को ला पाएँ, है ना। तो ड्यू कंप्यूटिंग बेसिकली वाईफाई अनेबल्ड होता है और हमेशा जो है ज़रूरी नहीं है कि वो ऑनलाइन हो, ऑनलाइन होगा तो हमारा जो भी डेटा है वो सिंक हो जाएगा क्लाउड के साथ। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, अगर आपने गूगल डॉक्स या फिर मान लो एक्सेल वगैरह यूज़ किया है तो कभी कभी आपका इंटरनेट चले जाता है तो वो क्या बताता है कि क्लाउड में अभी तक सेव नहीं हुआ है ना। और जैसे ही हमारा वापस इंटरनेट आता है तो आपका बोलता है कि आपका पूरा जो डेटा है वो क्लाउड में सेव हो चुका है। दैट इज़ कॉल्ड दोस्तों ड्यू कंप्यूटिंग कह सकते हैं। एज और फॉग कंप्यूटिंग जो हम आगे पढ़ने वाले दोस्तों, उसमें हमारे पास एक चीज़ होती है, वो हमेशा वाईफाई अनेबल्ड होना चाहिए। पहली बात तो जैसे ही ड्यू था, ड्यू भी वाईफाई अनेबल था, बट यहाँ पे दोस्तों ऑलवेज़ ऑनलाइन, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन हमारा डेटा प्रोसेसिंग एज वगैरह या फिर फॉग कंप्यूटिंग में नहीं होता है ना। तो ये हो गया हमारा दोस्तों ड्यू कंप्यूटिंग के बारे में कुछ बातचीत। तो ड्यू वही बात है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्क ऑफलाइन मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे ना कुछ दोस्तों कुछ कंसेप्ट्स आती हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे DTN दैट इज़ कॉल्ड डिले टॉलरेंट नेटवर्क। ये क्या होता है, एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि हम ड्यू कंप्यूटिंग में यूज़ करते हैं। बेसिकली ये क्या करता है, ये कॉन्टेक्स्ट जो है या फिर ये कंसेप्ट है डिले टॉलरेंट नेटवर्क का, ये केविन फॉल ने दिया था कि बेसिकली हमारा डेटा को हम स्टोर करके रखें जब तक हमें इंटरनेट कनेक्शन जब तक ना मिले, है ना। डेटा स्टोर्ड अंटिल द कनेक्शन इज़ रिस्टोर्ड, है ना। इसी को हम डिले टॉलरेंट नेटवर्क बोलते हैं। अब आता है दोस्तों नेटवर्क कंजेशन। ये क्या होता है, बेसिकली हैवी ट्रैफिक की वजह से जो क्लाउड सर्विस रिक्वेस्टर जो डेटा को सेंड कर रहा है राउटर को, वो क्या करेगा, स्प्लिटिंग और फ्रैगमेंटेशन वहाँ पे होता है। और ड्यू कंप्यूटिंग में स्पेशली ये चीज़ होती है, स्प्लिटिंग और फ्रैगमेंटेशन, जिससे हम क्या कर पाएँ, हम यहाँ पे TCP और UDP प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं। TCP हमारा स्लोअर है बट मोर रिलायबल है, जहाँ पर हमारा UDP जो है वो फास्टर है बट रिलायबल कम है ना। तो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट आता है टाइम टू लीव का, कि क्योंकि ड्यू कंप्यूटिंग हम यूज़ कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली जो डेटा पैकेट्स है वो जा रही हैं। तो कंटिन्यूसली जैसे ही डेटा पैकेट्स हमारी जा रही हैं तो वो क्या होती है कि अगर बहुत टाइम किसी डेटा पैकेट को हो गया है तो उसको हम क्या करते हैं, अपने जो भी जहाँ पे हम उसको स्टोर करके रख रहे हैं लोकली, उससे हम हटा देते हैं, डंप कर देते हैं, जिससे भाई हम और भी बाकी पैकेट्स को भी ला पाएँ, है ना। तो कोई भी पैकेट जितना टाइम रहता है दैट इज़ बेसिकली टाइम टू लीव, हर एक पैकेट का रिमूव द ओल्ड पैकेट्स वाइल कंटिन्यूस प्रोसेसिंग, है ना। तो ये ड्यू कंप्यूटिंग का पूरा आर्किटेक्चर है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यूज़र डिवाइस से वाईफाई अनेबल्ड होना चाहिए, राउटर में डेटा जाएगा, डेटा पैकेट जाएंगे, वहाँ पे स्प्लिटिंग और फ्रैगमेंटेशन होगा। TCP UDP हमारे पास यहाँ पे यूज़ होता है। TCP हमारे पास ज़्यादा रिलायबल होता है बट स्लो होता है, बट UDP फास्टर होता है बट लेस रिलायबल होता है। फिर दोस्तों हमारा लोकल स्टोरेज जो करते हैं, अगर हमारा इंटरनेट आ गया तो सिंक कर लेंगे हम अपने क्लाउड में जो बादल बना हुआ है, ठीक है। तो ड्यू डिवाइस वर्क्स ऑफलाइन एंड लेटर सिंक्स टू द क्लाउड। एडवांटेजेस क्या है ड्यू कंप्यूटिंग की, विदाउट इंटरनेट काम करेगा, सबसे पहला एडवांटेज यही है। डिपेंडेंसी जो है वो हमारे पास यहाँ पे
क्लाउड कनेक्टिविटी, कॉन्स्टेंट क्लाउड कनेक्टिविटी पर डिपेंडेंसी जो है वो रिड्यूस कर देता है, यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता है क्योंकि लो बैंडविड्थ है। डैट इज़ अगर डेजर्ट्स या फिर हम माउंटेन्स वगैरह में हम ड्यू कंप्यूटिंग, क्योंकि जहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती है वहाँ पे हम ड्यू कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं और बैंडविड्थ जो है वो सेव करके यहाँ पे रखता है। ऑफलाइन ईमेल क्लाइंट्स, गूगल डॉक्स, ऑफलाइन जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, डिजास्टर जोन कम्युनिकेशन वगैरह जगह में हम ड्यू कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग क्या होता है? जब हम प्रोसेसिंग करते हैं डेटा का नियर द सोर्स, जहाँ से भी हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, अगर मैं ऑफिशियल डेफिनेशन की बात करूँ तो वो क्या होता है? Edge computing is a distributed computing paradigm in which data processing happens at the edge of the network, physically close to the data source, IoT device, sensors, users, rather in a centralized cloud data center। इसका मतलब दोस्तों, जब भी हम अपने डेटा को, जहाँ से वो डेटा जनरेट हो रहा है वहीं से हम उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करें, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इट टू द क्लाउड, है ना, हम उसको क्लाउड में ना भेजकर, मतलब डेटा सेंटर्स पे ना भेजकर हम क्या करेंगे, जहाँ पे डेटा जनरेट हो रहा है वहीं पे उसको प्रोसेस करेंगे। उस कंप्यूटिंग प्रोसेस पैराडिम को हम क्या बोलते हैं? एज कंप्यूटिंग बोलते हैं। स्मार्ट सिटीज़, ऑटोनोमस व्हीकल्स, हेल्थ केयर मॉनिटरिंग में हम एज कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हैं। बेनिफिट क्या है एज कंप्यूटिंग का? फास्टर रेस्पॉन्सेज, बैंडविड्थ सेव होती है, प्राइवेसी को इम्प्रूव हम कर सकते हैं। ये जो है हम हमेशा एज कंप्यूटिंग को एज ऑफ द नेटवर्क में करते हैं। और एक बात कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि हमारा एज कंप्यूटिंग में ऑलवेज ऑनलाइन होना चाहिए और वाईफाई अनेबल डिवाइस होनी चाहिए। ये जो है लेटेंसी को रिमूव करती है, बिकॉज बिल्कुल ही हमारा नियर टाइम में या बिल्कुल जो नियर एज है हमारे जहाँ डिवाइस का, वहीं हम कंप्यूटिंग कर रहे हैं, तो जैसे ही क्लाउड सर्विस रिक्वेस्टर ने कुछ रिक्वेस्ट भेजा तो वापस जल्दी से फास्टली हमें आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, तो रिड्यूस द डेटा सेंड टू द क्लाउड एंड ऑलवेज ऑनलाइन एंड वाईफाई अनेबल। ठीक है, तो ये एज डिवाइसेस क्या क्या है वो लिखी हुई हैं। आर्किटेक्चर क्या है? जैसे IoT सेंसर एज नोड होगा हमारे पास नियर द नेटवर्क, तो वहीं पे हमारा लोकल प्रोसेसिंग हो जाता है। तो डेटा प्रोसेसिंग एट द एज ऑफ द नोड बिफोर रीचिंग द क्लाउड। बेनिफिट्स मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, लो लेटेंसी, बैंडविड्थ सेविंग, प्राइवेसी, रिलायबिलिटी। यूज़ केसेस भी बता दिया है, स्मार्ट सिटीज़, AR VR, स्मार्ट फैक्ट्रीज, हेल्थ केयर मॉनिटरिंग वगैरह वगैरह। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटिंग, दैट इज़ कॉल्ड हमारा, एक सेकेंड, दैट इज़ कॉल्ड हमारा फॉग कंप्यूटिंग। अब ये फॉग कंप्यूटिंग क्या होता है? अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो फॉग कंप्यूटिंग बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि सिस्को के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। सिस्को एक कंपनी है अगर आपको पता हो तो, जहाँ पे इन्होंने बोला था वेयर डेटा कंप्यूट स्टोरेज एंड एप्लीकेशंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मोस्ट लॉजिकल एफिशिएंट प्लेस बिटवीन द डेटा सोर्स एंड द क्लाउड, स्पेशली ऑन द फॉग नोड्स एट द लेयर 1 to 4 ऑफ द OSI स्टैक। OSI मॉडल अगर आपको पता है, आपने नेटवर्किंग कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा है, तो OSI मॉडल होता है हमारे पास एक, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि हम आगे पढ़ेंगे, दिखा दूंगा मैं आपको। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, फॉग कंप्यूटिंग में कुछ फॉग नोड्स होते हैं तो जहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग होता है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या करता है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बेसिकली प्रोसेसिंग होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस के अंदर, जो कि नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, वहाँ पे होता है मिडिल ऑफ दिस। ना ही वो एज में होता है और ना ही वो क्लाउड कंप्यूटिंग की तरह होता है, ये जो है हमारे फॉग नोड्स में होता है। तो फॉग नोड्स कौन से होते हैं? फॉग नोड्स आर द नेटवर्किंग डिवाइसेस पोजीशनड बिटवीन द एंड डिवाइसेस एंड द क्लाउड। क्लाउड और जो हमारा एंड डिवाइस है उनके बीच में ना कुछ हम नेटवर्किंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम फॉग नोड्स बोलते हैं। अब वो क्या क्या नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं? ब्रिजेस, रिपीटर्स, स्विचेस, गेटवेज, राउटर्स, फायरवॉल, है ना। तो जैसे आप देख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ये देख सकते हो दोस्तों, ब्रिज, राउटर, गेटवे, ये हो गया हमारा फॉग नोड। एंड डिवाइस हो गया हमारा सेंसर डिवाइस, IoT वगैरह वगैरह, और ये हमारा क्लाउड डेटा सेंटर है। तो यहाँ पे बीच में हमारा ये जो फॉग नोड्स है ना, यहीं पे हमारा डेटा प्रोसेसिंग होता है, जिसको हम फॉग कंप्यूटिंग बोलते हैं। अब ये जो है दोस्तों हमारा जो ब्रिजेस है या फिर रिपीटर है, ये हमारा डेटा लिंक लेयर में आता है। अगर मैं रिपीटर की बात करूँ तो वो डेटा लिंक लेयर में आ गया, मैंने बता दिया। राउटर जो है वो नेटवर्क लेयर में आता है, स्विचेस जो है वो डेटा लिंक लेयर में आते हैं, गेटवे और फायरवॉल जो है वो हमारा किस में आता है? लेयर 1 से 4, किस में? OSI मॉडल में। अब OSI मॉडल क्या होता है वो भी आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। OSI मॉडल हमारे पास यहाँ पे, अगर आपको पता हो, OSI मॉडल में हमारे पास यहाँ पे जो 5 लेयर होती हैं, मैंने शायद यहाँ लिख रखा था, ये रहा OSI मॉडल। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, है ना। तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हो।
ठीक है, ये हो गया हमारा फॉग कंप्यूटिंग। अब इन तीनों के बीच का जो डिफरेंस है, लोकेशन, लेटेंसी, स्केल, वो लिखा हुआ है, आप इसको थ्रू कर सकते हो। जैसे अगर मैं क्लाउड की बात करूँ तो सेंट्रल डेटा सेंटर में होता है फॉग, और एज जो है वो नियर डेटा सोर्सेज में होता है, फॉग नोड्स में होता है स्पेसिफिकली। ये सारी लिखी हुई है। अब एक टाइप का हमारा कंप्यूटिंग आता है दोस्तों, दैट इज़ कॉल्ड मिस्ट कंप्यूटिंग। अब ये मिस्ट कंप्यूटिंग क्या है? जब भी दोस्तों मिस्ट कंप्यूटिंग बेसिकली हमारा एम्बेडेड सिस्टम या फिर माइक्रो कंट्रोलर में हमारा जो कंप्यूटिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिस्ट कंप्यूटिंग बोलते हैं। मिस्ट कंप्यूटिंग इज ए अल्ट्रा एज पैराडिम वेयर कंप्यूटेशन हैपन्स डायरेक्टली ऑन द चिप और हार्डवेयर और एम्बेडेड सिस्टम ऑन द माइक्रो कंट्रोलर ऑफ द IoT डिवाइस इटसेल्फ इवन क्लोजर टू द सोर्स देन एज और फॉग। ये जो है एज और फॉग कंप्यूटिंग से भी पास जो नियर डिवाइस होता है, बिल्कुल एकदम अंदर माइक्रो कंट्रोलर तक का जो डिवाइस में होता है, उसके अंदर हम प्रोसेसिंग करते हैं, कंप्यूटेशन को परफॉर्म करते हैं, हैपन इनसाइड द डिवाइस इटसेल्फ, है ना। तो इसमें हमारा कंप्यूटेशन ऑन द चिप होता है। यहाँ पे दोस्तों हम स्पेशली OEMs का यूज इस्तेमाल करते हैं। OEMs क्या होता है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। बेसिकली ये क्या करते हैं? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो है वो एम्बेड करते हैं मिस्ट इंटेलिजेंस को अपने डिवाइसेस के अंदर। ये जो है एक्सट्रीमली लो लेटेंसी और लो पावर को प्रमोट करता है, बेसिकली देता है हमें। तो मिस्ट कंप्यूटिंग इज़ अ वेरी गुड कंप्यूटिंग, है ना। ये पूरा हायरार्की है, तो एक एक मैं कंपैरिजन करा देता हूँ। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया तो बिल्कुल एंड यूजर से बिल्कुल फारदेस्ट है। फॉग की बात करूँ तो बिटवीन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एज कंप्यूटिंग होता है, फॉग नोड्स होती हैं। नियर डिवाइस में जो कंप्यूटिंग होता है दिस इज कॉल्ड एज कंप्यूटिंग। ऑफलाइन या फिर सिंक करते हैं हम बाद में उसको क्लाउड में, जब इंटरनेट वापस आता है तो उसको ड्यू कंप्यूटिंग बोलते हैं। और मिस्ट होता है जो माइक्रो कंट्रोलर चिप्स वगैरह में हम जब चिप्स मतलब खाने वाला, वो लेज़ वाला नहीं, खाने वाला नहीं है वो, चिप मतलब चिप जो होते हैं वो है, ठीक है। दैट इज़ एम्बेडेड सिस्टम हो गया हमारा। उसमें जो कंप्यूटिंग होता है एज में, वो होता है हमारा मिस्ट कंप्यूटिंग। तो क्लाउड अम्ब्रेला इंक्लूड्स एच, ड्यू, फॉग एंड मिस्ट, है ना। तो ये पूरा कंपैरिजन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। अब आता है दोस्तों एक नया टाइप का कंप्यूटिंग, दैट इज़ कॉल्ड हमारा इलास्टिक कंप्यूटिंग। इलास्टिक कंप्यूटिंग दोस्तों क्या होता है? रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं बेस्ड ऑन द डिमांड, है ना। तो हम जो कंप्यूटिंग करते हैं, हमारा कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है? हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, राइट। रिसोर्सेज जो भी CPU हो गया, रैम हो गया, वर्चुअल मेमोरी हो गया, अलग अलग हमारे पास स्टोरेज हो गया, बैंडविड्थ हो गया, कुछ भी हम जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्सेज। अब दोस्तों इलास्टिक कंप्यूटिंग में क्या होता है कि रिसोर्सेज जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका यूसेज जो है या तो हम बढ़ा सकते हैं या तो हम घटा सकते हैं अपने डिमांड के हिसाब से, है ना। तो इसका मतलब अगर मान लो मेरे वेबसाइट में ट्रैफिक अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो मैं सर्वर्स को इंक्रीज़ करूँगा ऑटोमेटिकली, है ना। अगर मान लो मेरा वेबसाइट में बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है तो मैं सर्वर्स क्यों फालतू में लूँ? भाई मेरा पैसा जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा? अपने सर्वर्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको घटा दूंगा। दैट इज़ कॉल्ड दोस्तों रिसोर्स प्रोविजनिंग, है ना। एंड दैट इज़ द रिसोर्स प्रोविजनिंग जो कंप्यूटिंग यूज़ करता है उसको हम बोलते हैं इलास्टिक कंप्यूटिंग। तो इलास्टिक कंप्यूटिंग refers to the ability of cloud infrastructure to dynamically allocate and deallocate the resources, ठीक है। अब इसमें दो टाइप के स्केलेबिलिटी टाइप्स आती है, एक होता है वर्टिकल स्केलिंग और एक होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग में हम क्या करते हैं? अगर मान लो कि वही बात है रिसोर्सेज का, हम क्या करेंगे? अगर मान लो हमारा कोई रिसोर्स जो है वो यूज़ नहीं हो रहा या फिर बेसिकली जो रिसोर्स यूज़ हो रहा है उससे हम नहीं कर पा रहे, तो जो भी हम रिसोर्स या मशीन हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वर्चुअल मशीन या फिर CPU यूज़ कर रहे हैं, उसका पावर हम बढ़ा देंगे। जब हम पावर बढ़ाएंगे किसी भी मशीन का, जो कि हमारे पास एग्जिस्टिंग कोई भी अगर मशीन है मेरे पास, उसका पावर बढ़ा देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल स्केलिंग। और जैसे ही अगर मैं ज़्यादा उसमें मशीन्स वापस डाल देता हूँ, सिमिलर काइंड ऑफ मशीन्स को डालता हूँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। एडिंग मोर वर्चुअल मशीन या सर्वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वर्कलोड, ऐड मोर मशीन मोर सर्वर, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बोलेंगे। अब आता है रिसोर्स प्रोविजनिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वही बात है कि अपने डिमांड के हिसाब से मैं रिसोर्स का यूसेज जो है वो बढ़ाऊं या फिर घटाऊं, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स प्रोविजनिंग बोलते हैं। अब ये तीन टाइप के होते हैं। स्टैटिक प्रोविजनिंग, हमारे पास पहले से फिक्स्ड रिसोर्सेज जो है, मैं बोल दूंगा मेरे को भाई 40 GB का रैम चाहिए और मेरे को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो फिक्स्ड मैंने बता दिया, तो ये हो गया स्टैटिक प्रोविजनिंग। डायनेमिक मतलब ऑन डिमांड मैं अपना क्या करूँगा? अपने हिसाब से एडजस्ट करूँगा ऑटोमेटिकली। जैसे ही मेरे को रियल टाइम में अगर मेरे को अभी ज़रूरत है 40 GB की तो मैं बढ़ा दूंगा, अगर मेरे को बाद में 20 GB की ज़रूरत है तो मैं कम कर दूंगा। तो ऑटोमेटिकली रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं क्या करूँगा? अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करूँगा। दैट इज़ कॉल्ड डायनेमिक ऑन डिमांड प्रोविजनिंग। सेल्फ सर्विस क्या होता है? ऑटोमेटिकली वो बेसिकली यूज़र के रिक्वेस्ट के हिसाब से पोर्टल और API के वगैरह से फेच होके वो क्या करेगा? हमारा रिक्वेस्ट आ जाएगा।
ऑटो स्केलिंग क्या होता है? ऑटो स्केलिंग एक ऐसा सिस्टम होता है कि वो पता चल जाता है कि उसको कितना चाहिए। जो भी क्लाउड सर्विस रिक्वेस्टर है वो उस जो सिस्टम है वो कैच कर लेता है कि इसको कितना रिसोर्सेज अभी चाहिए, बेस्ड ऑन द सीपीयू यूसेज, ट्रैफिक या फिर जो हमारा रिक्वेस्ट आ रहा है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, सिस्टम ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज को अलोकेट करता है और या फिर डीलोकेट करता है बेसिस ऑन द सीपीयू यूसेज, ट्रैफिक या फिर रिक्वेस्ट। बेनिफिट क्या है इलास्टिसिटी का? कॉस्ट एफिशिएंसी, कॉस्ट पैसा बच रहा है हमारा, क्योंकि जितना हम यूज़ कर रहे हैं उतनी का पैसा दे रहे हैं, फालतू का वेस्टेज नहीं हो रहा, परफॉर्मेंस बढ़ रही है, अवेलेबिलिटी बढ़ रही है ना। यहाँ पे वैसा ही मॉडल मैंने आपको समझा दिए। अच्छा, मैक एड्रेस क्या होता है? हमारा फिजिकल एड्रेस जो कि बेसिकली 48 बिट का होता है, फिजिकल हार्डवेयर एड्रेस। ये आपने कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ा होगा। और आईपी एड्रेस हमारे पास क्या होता है? हमारा लॉजिकल एड्रेस होता है, जो कि बेसिकली नेटवर्क के हिसाब से हमारा चेंज होता रहता है। ये हमारा नेटवर्क लेयर में आता है। और IPv4 होता है जो कि 32 बिट का होता है, और IPv6 होता है जो कि 128 बिट का होता है। ये कंसेप्ट आपने अपने कंप्यूटर नेटवर्क अपने सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, फिर भी मैंने यहाँ पे डाल दिया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रिलेटेबिलिटी था हमारे इस सब्जेक्ट के साथ। ओके गाइस, नाउ कम्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का, या फिर आप कह सकते हो इस टॉपिक का, दैट इज़ कॉल्ड क्लाउड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। ये क्लाउड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क दोस्तों क्या है? क्लाउड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क हमारे पास एक कैसे क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाता है या फिर क्या सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, राइट। तो एक सबसे पहले हम जानेंगे कि क्लाउड अटैक क्या होता है। क्लाउड अटैक बेसिकली एक साइबर अटैक होता है जो कि टारगेट करता है हमारे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे डेटा सेंटर को, हमारे वर्चुअल मशीन्स को, हमारे जितने भी वहाँ पे रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं उनको टारगेट करके उनको क्या करता है, उनको नष्ट कर देता है या फिर उनको कोलैप्स करता है। इसको हम साइबर अटैक बोलते हैं, जो कि क्लाउड अटैक बोल सकते हैं। तो क्लाउड अटैक इज बेसिकली a cyber attack targeting the cloud based cyber services such as the cloud infrastructure data center in the cloud service provider. A common realization is the installation of malicious brokers in the data center. हमारे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली बहुत सारे ब्रोकर्स रहते हैं ना, तो अगर हम मलिशियस ब्रोकर को उसमें डाल देते हैं तो दैट इज़ अ कॉमन, कह सकते हैं कॉमन रियलाइजेशन ऑफ क्लाउड अटैक। अब ये अटैकर जो हैं, जो अटैक करते हैं क्लाउड अटैक, वो क्या करना चाहते हैं? वो बेसिकली मिस कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं। क्या करेंगे? बेसिकली कुछ डेटाबेस में गड़बड़ी कर देंगे, कुछ रॉन्ग सेटिंग्स उसमें इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। इनसिक्योर APIs अगर हमारे पास रहेगा तो, पुअर बैकएंड अगर हमारे पास रहेगा या इनसिक्योर APIs रहेगा तो वो भी हमारे पास क्या करेंगे? एक्सप्लॉइट करेंगे उसको। फिर वो क्या करेंगे? यूज़र जो क्लाउड सर्विस रिक्वेस्टर है, यूज़र है हमारे जैसे, उसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स अगर मान लो हमने वीक पासवर्ड डाला है तो क्या करेंगे? कॉम्प्रोमाइज़ करके आपका अकाउंट हैक कर लेंगे। अब हमारा जो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो चेन है वो क्या है? क्लाउड सर्विस रिक्वेस्टर, क्लाउडलेट, फिर लोड बैलेंसर, रिसोर्सेस और फिर हमारा डेटा सेंटर, है ना। अब इसमें जो वीकेस्ट पॉइंट है, जो बिल्कुल वीक है और वीक पॉइंट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है, मतलब वहाँ पे अटैक सबसे ज़्यादा हो सकता है, उसकी चांसेस ज़्यादा है, दैट इज़ हमारा सर्विस रिक्वेस्टर वाला, मतलब क्लाउड सर्विस रिक्वेस्टर वाला जो पॉइंट है या स्टेज है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है हमारा कह सकते हैं कि अटैक होने की सबसे ज़्यादा चांसेस है। और जो लोड बैलेंसर, क्लाउडलेट और जो हमारा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, डेटा सेंटर वगैरह है, वहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा हम प्रोटेक्ट रखते हैं, उसको वेल प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो बहुत कम चांस होता है कि हमारा वहाँ पे अटैक हो। तो वहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्लाउडलेट, लोड बैलेंसर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आर यूजुअली वेल प्रोटेक्टेड, द यूज़र जो दैट इज़ बेसिकली CSR, क्लाउड सर्विस रिक्वेस्टर, और जो कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे वल्नरेबल होते हैं। अब हमें समझना पड़ेगा, मैं वल्नरेबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, ये वल्नरेबिलिटी होता क्या है? वल्नरेबिलिटी दोस्तों, हमारे जो सिस्टम हमने बनाया है, क्लाउड सिस्टम, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें क्या फ्लॉ है, उसमें क्या कमी है? सॉफ्टवेयर में बग्स होता है, अनपैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक्सक्यूएल इंजेक्शन होता है, हार्डवेयर में कोई चिप्स वगैरह में फ्लॉ आ गया या फिर मेल्ट डाउन हो गया, नेटवर्क में ओपन पोर्ट्स हैं, वीक प्रोटोकॉल्स हम यूज़ कर रहे हैं, अनक्रिप्टेड वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, ह्यूमन में हमने वीक पासवर्ड सेट कर रखा है, या फिर पुअर पॉलिसी इन्फोर्समेंट है, मैंने पासवर्ड ढंग का सेट नहीं किया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे सिस्टम में कुछ ना गड़बड़ी या फिर कुछ कमियां ले आती है, और उस कमियों को हम क्या बोलते हैं? हम उसको वल्नरेबिलिटी बोलते हैं। अब वल्नरेबिलिटी के बाद हम पढ़ेंगे थ्रेट। थ्रेट क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो कि इस वल्नरेबिलिटी को, समथिंग दैट कैन एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटी, मतलब एक ऐसा पोटेंशियल डेंजर जो कि अभी तक हुआ तो नहीं है बट हो सकता है। थ्रेट का मतलब होता है अभी तक हुआ नहीं
नहीं है, बट बेसिकली वल्नरेबिलिटी जो अभी तक हुई नहीं है, जो एक्सप्लॉइट नहीं हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेट बोलते हैं। तो पोटेंशियल डेंजर दैट कैन एक्सप्लॉइट अ वल्नरेबिलिटी टू कॉज हार्म। इंटरनल थ्रेट जैसे इनसाइडर एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्टर्स। एक्सटर्नल थ्रेट हमारा हैकर्स, क्रिमिनल ग्रुप्स हो गया, या फिर नेशन स्टेट्स हो गया। नेशनल थ्रेट अर्थक्वेक आ गया, या फिर कुछ फायर आ गया, फ्लड लग गया। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे थ्रेट के कारण बन सकते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा अटैक। अटैक क्या है, वो हमारा वल्नरेबिलिटी जिसको हम एक्सप्लॉइट कर चुके हैं, वो हमारा अटैक होता है। अटैक इज़ द एक्चुअल एक्ट ऑफ एक्सप्लॉइटिंग अ वल्नरेबिलिटी। बेसिकली क्या है, मैं यहाँ पे लिखा भी है, अगर मैंने वल्नरेबिलिटी मेरे को पता है जो कि अभी तक वो वल्नरेबिलिटी में काम नहीं हुआ, मतलब उस वल्नरेबिलिटी को किसी को पता नहीं है और किसी ने उसके नुकसान नहीं पहुंचाया, उसको हम थ्रेट बोलते हैं। और जो वल्नरेबिलिटी बेसिकली उस पर अटैक आ चुका है या फिर वो वल्नरेबिलिटी पता चल चुकी है सबको, उस दैट इज़ कॉल्ड अटैक। ठीक है, तो जो भी अटैक होता है उसका लाइफ साइकिल होता है एक रिकॉनाइसेंस, वेपनाइजेशन, डिलीवरी, एक्सप्लॉइटेशन, एक्सटोलेशन, कमांड एंड कंट्रोल एंड एक्शंस ऑन ऑब्जेक्टिव। ये पूरा प्रोसेस रहता है हमारे अटैक का। अब अटैक हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, सॉरी 4 टाइप के होते हैं शायद, नहीं बहुत सारे टाइप के होते हैं, वाह 7 टाइप के अटैक्स हम पढ़ेंगे। एक होता है एक्टिव अटैक। एक्टिव अटैक में हमारे पास क्या होता है कि अटैकर जो भी है वो हमारे मॉडिफाई करता है डेटा को हमारे पास। अच्छा, पैसिव अटैक सबसे पहले पढ़ेंगे ना, एक्टिव तो बाद में आएगा। पैसिव अटैक में दोस्तों क्या होता है, जो भी हमारा अटैकर होता है वो हमारे डेटा को ऑब्जर्व करता है, मॉडिफाई नहीं करता, सिर्फ देखता है। देख के क्या करता है, देख के ये बेसिकली साइलेंटली हमारे ट्रैफिक जो भी हमारा डेटा जो भी है या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो ट्रैफिक है उसको बस सुनता रहता है और देखता रहता है कि क्या चीज़ है, उसमें डेटा गैदर करता है। तो ये हो गया हमारे पास डज नॉट मॉडिफाई द डेटा, हार्ड टू डिटेक्ट बट प्रिवेंशन इज़ दो इंक्रिप्शन वगैरह करके हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा एक्टिव अटैक। एक्टिव अटैक क्या होता है, अटैकर जो है वो हमारे डेटा को मॉडिफाई करता है और हमारे सर्विसेज को डिसरप्ट करते हैं। जैसा डीडॉस हो गया, मतलब हम क्या करेंगे, फ्लड करेंगे टारगेट टू डिनाई द सर्विस, है ना। हम बहुत सारे रिक्वेस्ट एक ही साथ, बहुत ही ज़्यादा मैसिव रिक्वेस्ट जो है क्लाउड कंप्यूटिंग जो हमारा सर्विस है, डेटा सेंटर है, उसमें डाल देंगे, जिससे जो है हमारा क्रैश हो जाए या हमारा जो सर्विस है वो क्रैश हो जाए। फिर आता है हमारा मैन इन द मिडिल। ये क्या होता है कि बेसिकली एक इंसान होगा जो कि क्या करेगा, इंटरप्ट करेगा और हमारा ऑल्टर कर देगा कम्युनिकेशन को। तो मैन इन द मिडिल अटैक ये एक्टिव अटैक में हो गया। रिप्ले अटैक, बेसिकली एक ही मैसेज को बार बार ये अंदर घुस के, अंदर मैन इन द मिडिल बन के एक ही मैसेज को बार बार एक्शन में उसको यूज़र को देता रहेगा। स्पूफिंग, ये सब जो है हमारे एक्टिव अटैक्स के पार्ट हो गए। फिर आता है दोस्तों हमारा नेटवर्क अटैक। नेटवर्क अटैक हमारा क्या होता है, स्पूफिंग, स्निफिंग, ये सारी चीज़ें जो पैकेट्स को कैप्चर कर देना, नेटवर्किंग में जो पैकेट्स आती हैं, आईपी एड्रेस को चेंज कर देना, ये सारी चीज़ें हमारा नेटवर्क एड्रेस में आ गई, नेटवर्क अटैक में। एप्लीकेशन अटैक, एसक्यूएल इंजेक्शन, गलत एसक्यूएल क्वेरीज को डाल देना जिससे हमारा पूरा डेटाबेस गड़बड़ा जाए। एक्सेस क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कर देना। मैलवेयर अटैक्स, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन वगैरह आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। सोशल इंजीनियरिंग अटैक, फिशिंग वगैरह कर सकते हैं। फेक ईमेल देख के आप जो है सामने वाले को ट्रिक कर दो, मतलब उसका टोपी पहना लो, है ना। बेटिंग कर सकते हैं कि अगर मान लो आप जो भी थोड़े से लालच भरे ऐड दे के आप क्या करो कि भाई उनका नुकसान करवा दो, या तो आप ऐसे कुछ यूएसबी ड्राइवर में कुछ चिप डाल दो जिसमें बेसिकली वायरस हो और वो ख़त्म हो जाए। इनसाइडर अटैक, वो भी एक हमारे पास है कि कोई अगर मान लो, इसका भी ये इनसाइडर अटैक हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। होता क्या है, मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। होता क्या है, जैसे मान लो दोस्तों आप कोई XYZ कंपनी में काम कर रहे हो, आपने बहुत मेहनत किया, आपने कुछ ना कुछ किया और लास्ट में आप क्या हुआ कि रात को आप जाके सो रहे हो और आपकी कंपनी वालों ने, जिसमें आप काम कर रहे थे XYZ कंपनी, उन्होंने आपको निकाल दिया। तो आपने क्या किया, आपको तो बहुत गुस्सा आया, यार मैंने इतना कुछ करा इस कंपनी के लिए, मैंने सब कुछ दिया बट फिर भी उन्होंने निकाल दिया। तो उस गुस्से में आप क्या करोगे, आप ऑफिस जाओगे, जो भी आप जिस कोड में या जो प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे थे उसको आप बिगाड़ोगे, उसमें कुछ वायरस या फिर कुछ बग डालोगे जो कि पूरा नष्ट कर देगा और फिर आप आ जाओगे। दैट इज़ कॉल्ड हमारा इनसाइडर अटैक, है ना। कि भाई पीपल इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज़ या कॉन्ट्रैक्टेड पार्टनर्स अब्यूज़ या मिसयूज़ द कोड एंड देन स्पॉइल या फिर सैबोटाज द एंटायर प्रोजेक्ट, है ना। अब हम क्लाउड के अटैक्स को, दैट इज़ बेसिकली एसिड अटैक्स को हम जानते हैं। एसिड का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। एसिड बेसिकली निमोनिक है समझने के लिए, जितने भी टाइप के अटैक हैं। हालांकि अटैक्स बहुत सारे हैं बट हमारे एकेडेमिया में, हमारे लिटरेचर में हम जो है जितना बेसिकली हमें दिया गया है, कंपनी से हमें पता चला है और हमारे पास पूरा प्रूफ है, उसका सोल्यूशन है, वही हम पढ़ते हैं। हालांकि हमारे पास बहुत सारे अटैक्स हैं जो कि अभी भी हमें, बहुत सारे अटैक्स अभी भी हैं जो कि पता चल रहा है और उसका सोल्यूशन हम निकाल रहे हैं, जो कि एकेडेमिया में नहीं है बट हम आगे पढ़ रहे हैं, राइट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, क्लाउड के अटैक्स को पढ़ेंगे एक एक करके। एसिड अटैक, एक है
मतलब होता है अकाउंट हाईजैकिंग। हमारे पास 10 टाइप्स के कॉमन अटैक्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग के रिलेटेड। अकाउंट हाईजैकिंग अटैक, कुकी पॉइजनिंग अटैक, क्लाउड क्रिप्टो माइनिंग अटैक, क्लाउड मैलवेयर इंजेक्शन अटैक, इनसाइडर थ्रेट अटैक, इनसिक्योर एपीआई अटैक, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन अटैक, बैकडोर अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ज़ीरो डे अटैक, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों अकाउंट हाईजैकिंग अटैक। ये क्या होता है दोस्तों, जब भी हमारे पास जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है उनके एंड में कोई अगर वल्नरेबिलिटी होता है जिससे हमारा सिक्योरिटी मेजर में जो है इफेक्ट पड़ता है। इसका मतलब क्या होता है, अटैकर्स जो हैं वो क्या करते हैं, लॉगिन क्रेडेंशियल जो हमारा क्लाउड सर्विस रिक्वेस्टर है उनका लॉगिन क्रेडेंशियल जो है वो स्टील कर लेते हैं और उनका अकाउंट जो है वो हाईजैक हो जाता है। तो क्रेडेंशियल थेफ्ट वाया फिशिंग, की लॉगिंग वगैरह वगैरह एंड फुल एक्सेस जो है उनको मिल जाता है। किन का, यूज़र का, जो भी क्लाउड सर्विस रिक्वेस्टर है उनका फुल एक्सेस यहाँ पे मिल जाता है। इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि मेजर सोल्यूशन क्या हो सकता है, हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे रखें, एमएफए करें, या फिर हमारे पास मॉनिटरिंग हम यहाँ पे मेंटेन करके रखें, है ना, मॉनिटरिंग वगैरह करें हम। फिर आता है दोस्तों हमारा कुकी पॉइजनिंग अटैक। कुकी पॉइजनिंग अटैक हमारा क्या होता है, कुकी पॉइजनिंग अटैक दोस्तों सबसे पहले समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कुकी क्या होता है। कुकी दोस्तों ना एक स्मॉल और डेटा होता है, टेक्स्ट फाइल होता है बेसिकली ये, जो कि वेब ब्राउज़र या फिर वेब सर्वर जो भी हम जिस भी वेबसाइट में हम जाते हैं तो आपने देखा होगा दिस वेबसाइट कंटेन्स कुकीज़, डू यू वांट टू एक्सेप्ट ऑल कुकीज़, या फिर बेसिकली कस्टमाइज कुकीज़ कितना एक्सेप्ट करना चाहते हो, वही सब पूछता है। तो वही कुकीज़ क्या होता है, ये कुछ स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स होती हैं बेसिकली जो कि वेब एप्लीकेशन बनाती है, और इसका पर्पस क्या होता है, ऑथेंटिकेशन का पर्पस। क्लाइंट जो है उसका अकाउंट जो है हमारे पास, क्लाइंट मतलब हम जैसे लोग का अकाउंट जो है उसका ऑथेंटिकेशन यहाँ पे हो पाए, वेरीफाई और वैलिडेटेड इन्फॉर्मेशन ही जो है वो हमारे उस वेबसाइट में जो वो है वेबसाइट जो हम सर्च कर रहे हैं वो उसमें जा पाए या फिर मूव हो पाए, उसी के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुकीज़ को बनाते हैं। अब क्या करे, कोई अटैकर है वो क्या करेगा, ये जो कुकी फाइल्स है इसको क्या करेगा, उसका एक्सेस मिल गया उसको, उसने क्या किया, कुकीज़ फाइल को चेंज कर दिया, तो उसको पूरा भाई जो ऑथेंटिकेशन है, ऑथराइजेशन है, सब बदल गया। तो ये हो सकता है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, कुकी पॉइजनिंग अटैक, है ना। एक कुकी का जो साइज़ होता है, मैक्सिमम साइज़ जो है सिंगल कुकी का, दैट इज़ एक टेक्स्ट फाइल, सिंगल टेक्स्ट फाइल का 4 KB का होता है, और मैक्सिमम जो है 4 से 8 KB का हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 400 कुकीज़ जो है हमारे पास बेसिकली पर डोमेन अलाउ करता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके लिए मेजर क्या है, हम सिक्योर HTTP ओनली सिक्योर वाला यूज़ करें, कुछ फ्लैग्स का इस्तेमाल करें, शॉर्ट एक्सपायरी ऑफ द क्लाउड कुकीज़ को यूज़ करें, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों क्लाउड क्रिप्टो माइनिंग अटैक। ये क्या होता है, क्लाउड क्रिप्टो माइनिंग अटैक हमारा ये होता है बेसिकली कि जो अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ क्लाउड कंप्यूटर रिसोर्सेज टू माइन क्रिप्टो करेंसी, जो अटैकर होता है वो क्या करता है, हमारे क्लाउड रिसोर्सेज, क्लाउड कंप्यूटिंग का जो रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल करता है खुद जो है क्रिप्टो करेंसी को माइन करने के लिए। अगर क्रिप्टो करेंसी माइन करना आपको पता नहीं है तो बेसिकली आपको ब्लॉकचेन वाला वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली जो बिटकॉइन हो गया या इथेरियम हो गया उसको हम माइन करते हैं, उसमें हम बेसिकली कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कुछ पैसे लगाकर, और अगर वो सॉल्व हो जाता है तो सबसे पहले जिसका सॉल्व होगा उसको मनी मिलता है या फिर जो भी पॉइंट्स मिलता है। तो वो क्या करता है, हमारा क्लाउड रिसोर्सेज को यूज़ करता है क्रिप्टो करेंसी को माइन करने के लिए। तो और विक्टिम कौन बना, हम बने, हमारा पैसा गया। तो दैट इज़ कॉल्ड क्लाउड क्रिप्टो माइनिंग अटैक। देन दोस्तों आता है हमारा क्लाउड मैलवेयर इंजेक्शन अटैक। ये क्या होता है, हम एक फेक या फिर फेक सर्विस या फिर वर्चुअल मशीन को इंजेक्ट कर देते हैं अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। द अटैकर इंजेक्ट्स अ मलिशियस वर्चुअल मशीन इंस्टेंस और सर्विस इंप्लीमेंटेशन इनटू द क्लाउड सो दैट लेजिटिमेट यूजर रिक्वेस्ट आर रिडायरेक्टेड टू द अटैकर्स रॉग सर्विसेज, है ना। मतलब बेसिकली उनको लगेगा कि भाई मेरे को लगेगा कि मेरे पास तो रिक्वेस्ट आ ही नहीं रहा, क्योंकि रिक्वेस्ट उनके पास जा रहा है जो भी है, क्योंकि उन्होंने एक फेक सर्विस या फिर एक वर्चुअल मशीन को इंजेक्ट कर दिया है। तो क्या टेक्निक यूज़ करते हैं ये लोग, SQL इंजेक्शन करते हैं। उसके लिए क्या हम काउंटर मेजर यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट सर्विस इंटीग्रेशन, इंटीग्रिटी चेक, इमेज साइनिंग एंड इनपुट वैलिडेशन हम करना चाहिए हमें। फिर आता है इनसाइडर थ्रेट। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एक एम्प्लॉयर, एक अंदर का आदमी एम्प्लॉयर जिसको मिसयूज़ करता है लेजिटिमेट एक्सेस को, सैबोटाज करता है सिस्टम को, या फिर एक्सटर्नल अटैकर्स को बेसिकली फैसिलिटेट करता है। क्यों करता है, वही बात है, मिसयूज ड्यू टू गेट द हर्ट ऑफ गेटिंग फायर्ड। उसने निकाल दिया तो उसको दुख हुआ, उसने दुख हुआ तो उसने गड़बड़ी कर दी सब, ठीक है। तो उसके लिए क्या हम देख सकते हैं कि बैकग्राउंड चेक करें हर एक एम्प्लॉय का, एक्टिविटी मॉनिटरिंग करें, हर एक जो एक्टिविटी चल रही है कंपनी में उसको मॉनिटर करें हम, और प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज दिया जाए, जितना कम हम एक्सेस दे पाए उतना अच्छा।
ठीक है। फिर आता है इनसिक्योर एपीआई अटैक। ये क्या होता है, अगर हमारे एपीआईज जो है या फिर जो बैकएंड में एपीआईज हम यूज़ कर रहे हैं अगर वो बहुत पुअर हैं, अच्छे से वैलिडेशन और हमारे पास यहाँ पे ऑथेंटिकेशन सही से नहीं हुआ है, तो उसमें हमारा इनसिक्योर एपीआई अटैक आ सकता है। क्लाउड सर्विस एक्सपोज एपीआईज फॉर मैनेजमेंट एंड डेटा एक्सेस इफ दीज एपीआईज हैव वीक ऑथेंटिकेशन, लैक रेट लिमिटिंग और लीक सीक्रेट्स। अटैकर कैन अब्यूज देम टू एक्सफिल्ट्रेट डेटा और टेक ओवर अकाउंट्स। ठीक है, तो उसके लिए क्या हम यूज़ कर सकते हैं, ऑथ 2 का यूज़ कर सकते हैं, एपीआई गेटवे का यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट इनपुट वैलिडेशन हम यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आता है हमारे पास सिक्योरिटी मिस कॉन्फ़िगरेशन अटैक। इसमें हम क्या होता है, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, ओपन जो हमारा स्टोरेज बकेट्स होता है और एक्सपोज्ड मैनेजमेंट कंसोल, इन सब की वजह से हमारा क्या होता है कि मोस्ट कॉमन रियल वर्ल्ड जो हमारे अटैक्स होते हैं वो सिक्योरिटी मिस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होते हैं। आईएएम बेसिकली रोल्स की वजह से, जैसे आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट का रोल जो है गड़बड़ा जाता है, इस वजह से जो अटैक्स होती हैं उसको हम सिक्योरिटी मिस कॉन्फ़िगरेशन अटैक्स बोलते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िग स्कैनर, सीएसपीएम, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड रिव्यू, कोड को रिव्यू करेंगे बार बार जिससे हमारा ये ठीक हो पाए। बैकडोर अटैक दैट इज़ बेसिकली एक हिडन एक्सेस पॉइंट हमारे सिस्टम में होता है, जिस वजह से एक हिडन एंट्री पॉइंट लेफ्ट इन द सॉफ्टवेयर इंटेंशनली और मालवेयर दैट बाईपासेस नॉर्मल ऑथेंटिकेशन एंड रिमोट एक्सेस टू बाय द अटैकर। क्या होता है कि हिडन एक्सेस पॉइंट मिल जाता है सिस्टम में, और वो सिस्टम जो है बेसिकली वो पॉइंट जो है या वो लूप होल जो है वो किसको मिल जाता है, वो मिल जाता है अटैकर को। अटैकर क्या करता है, घुस जाता है उसके अंदर और सब चेंज वांज करके चले जाता है अपना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोड को अच्छी तरीके से टेस्टिंग करें, रिव्यू करें बार बार, एडीआर और सप्लाई चेन सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखें। ठीक है, फिर हम देखेंगे अभी डीडॉस और डीडॉस अटैक। डीडॉस का मतलब डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है, जब एक अटैकर जो है वो क्या करता है, मल्टीपल रिक्वेस्ट को जो है, बहुत सारी रिक्वेस्ट को फ्लड कर देता है टारगेट में, जो कि हमारा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में मल्टीपल रिक्वेस्ट को हमारा भेज देता है। तो ये हो गया हमारा डॉस, है ना। और डीडॉस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब एक अटैकर नहीं होता, मल्टीपल अटैकर्स होते हैं, जिसे हम बॉटनेट बोलते हैं। बॉट की तरह आपने सुना होगा ना, बॉट होता है जो कि बहुत ज़्यादा मैसेजेस भेजता है, तो वो बॉट होता है जो कि बहुत सारे साइमल्टेनियसली एक साथ बहुत मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज के फ्लड कर देते हैं और क्या करते हैं, हमारे बैंडविड्थ को एग्जॉस्ट कर देते हैं। तो गोल क्या रहता है कि हमारा जो सर्विस है बेसिकली क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रैश कर देना। और काउंटर मेजर बेसिकली रेट लिमिट कर सकते हैं, क्लाउड फेयर और AWS शील्ड की तरह सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। फिर आता है हमारा ज़ीरो डे अटैक। ज़ीरो डे अटैक क्या होता है, ज़ीरो डे अटैक दोस्तों यूँ होता है कि हम प्रीवियसली अननोन वल्नरेबिलिटी कोई है जो हमें अभी तक पता नहीं है, हमें वो वल्नरेबिलिटी हो सकती है उसके बारे में पता नहीं है, और कोई उसके लिए जो बेसिकली शील्ड है या फिर पैच वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, बिकॉज जो हमारे पास अटैक अगर होता भी है तो हमारे पास ज़ीरो डे है, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि प्रिपेयर करके उसको बचाने के लिए। तो इसके लिए हम डिफेंसिव सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्चुअल पैचिंग कर सकते हैं, बग बाउंटीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा अननोन वल्नरेबिलिटी होता है और एनी पैच अवेलेबल होता है, नो पैच इज़ अवेलेबल, मतलब कोई भी हमारे पास वहाँ पे पैच, मतलब कोई शील्ड नहीं अवेलेबल है ना। फिर आता है साइड चैनल अटैक। ये क्या होता है, साइड चैनल अटैक बेसिकली हमारे पास इंस्टेड ऑफ अटैकिंग द एल्गोरिदम द अटैकर्स जो है हमारे पास एक्सट्रैक्ट सीक्रेट्स फ्रॉम फिजिकल साइड इफेक्ट्स सच एज पावर कंजप्शन, टाइमिंग वगैरह वगैरह। एक्सट्रैक्ट मतलब जो सिस्टम का बिहेवियर है उससे वो क्या करते हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं और वहाँ पे जो है वो क्या करते हैं, डेटा फिर अटैक करते हैं। तो उसको हम साइड चैनल अटैक बोलते हैं। अब रोल ऑफ एआई इन क्लाउड सिक्योरिटी यहाँ पे मैंने लिख रखा था। बेसिकली दोस्तों क्लाउड सिक्योरिटी में हमारा सबसे पहला 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है प्लानिंग एंड अटैक, अटैक को प्लान करना। दूसरा होता है कि कोई अटैक अगर आने वाला है उसको प्रेडिक्ट करना। और तीसरा आता है कोई अटैक हो चुका है तो उसको प्रोटेक्ट कैसे करें, है ना। तो 3 चीज़ें होती हैं। तो हम एआई का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, हम अपने थर्ड वाला प्रोटेक्शन ऑफ एन अटैक में हम अपने एआई को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नया एआई है दैट इज़ एजेंटिक एआई, उसमें हम मल्टी लेयर एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीरीज़ ऑफ मल्टी लेयर एजेंट जो कि पूरा 24/7 जो है ट्रैक करेंगे, एजेंट जो है काम करेंगे कि भाई कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, कहाँ बग्स हैं, कहाँ क्या है, हर एक कमियों को निकाल के वो क्या कर सकते हैं, हमारे अटैक से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और अगर मान लो कोई अटैक होने वाली है बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस, तो हम ML एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एआई का पार्ट है, और हम अटैक को पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे एआई का अच्छा रोल है। अगर हम एआई का इस्तेमाल करेंगे तो हम अटैक से बच सकते हैं। बट हाँ वही बात है, बट ये ज़ीरो डे अटैक जो होता है उससे कोई भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि ज़ीरो डे अटैक ऐसे है कि वो वल्नरेबिलिटी हम पैच, हमारे पास पैच अवेलेबल नहीं होता और वल्नरेबिलिटी हमारे पास अननोन होती है। तो उससे बचना थोड़ा सा हमारे लिए अभी भी मुश्किल है। बट हाँ अगर अटैक जो कि कॉमन अटैक्स है उनसे बचने के लिए हम एआई का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना।
अब दोस्तों आता है हमारा क्लाउड सिम। क्लाउड सिम बेसिकली दोस्तों एक ऐसा सिमुलेशन टूल है जो कि जावा से बना हुआ है, जावा बेस्ड है। और ये मांजरा सॉफ्ट करके एक कंपनी है जिन्होंने ये क्लाउड सिम बनाया था। इन्होंने बेसिकली एक सिमुलेशन टूल है, जैसे हमारे पास अलग अलग टूल्स होती हैं वैसे ये भी सिमुलेशन टूल है जो कि हम क्लाउड एनवायरनमेंट को मॉडल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं अगर हमारे पास रियल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बेसिकली क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें बड़ा बड़ा सर्वर चाहिए, बड़े बड़े हमारे पास यहाँ पे स्टोरेज सिस्टम चाहिए। तो अगर वो हमारे पास नहीं है, हमें लोकली जस्ट फॉर द मॉडल पर्पस अगर मॉडल करना है हमारे क्लाउड एनवायरनमेंट को, तो हम क्या करेंगे, क्लाउड सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सिमुलेशन टूल है ना। तो क्लाउड सिम इज़ अ पॉपुलर जावा बेस्ड सिमुलेशन टूल किट दैट अनेबल्स मॉडलिंग एंड सिमुलेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स, जैसे डेटा सेंटर, वर्चुअल मशीन्स, क्लाउडलेट्स, ब्रोकर, शेड्यूलर्स, यूज़र्स, है ना। तो वो सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे क्लाउड सिम के अंदर होती हैं। ये पूरा क्लाउड सिम के बारे में एक पूरा नोट लिखा हुआ है ना। बट क्लाउड सिम का हमारे लिए कोड इंपॉर्टेंट है, जो कि हम अगले लेक्चर में इसका पूरा कोड अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ और चीज़ें हैं, जैसे ड्यू कंप्यूटिंग था तो मैं आपको वो बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये बेसिकली जो कोड है और हमारा जो क्लाउड सिम का जो डिटेल है वो आप एक बार रीडिंग डाल सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन गो थ्रू दिस, है ना। तो ये पूरा हो गया। अब मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लाउड सिम का कोड वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, और जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो ड्यू कंप्यूटिंग में हमारे पास क्या होता है कि क्लाउड सर्विस रिक्वेस्टर होता है, फिर वो रिक्वेस्ट जो है राउटर के पास जाता है, और राउटर जो है वो फॉग नोड भी कंटेन करता है। स्प्लिटिंग और फ्रेगमेंटेशन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे डेटा पैकेट्स में क्या करते हैं, डेटा पैकेट का स्प्लिटिंग और फ्रेगमेंटेशन होता है। टीसीपी अगर स्लोअर होता है, रिलायबल ज़्यादा होता है, यूडीपी फास्टर होता है बट लेस रिलायबल होता है, वो क्लाउडलेट के पास जाता है। फिर हमारा डंप करते हैं हम पैकेट्स को, और जैसे जैसे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है तो हर एक पैकेट का टाइम टू लीव हो जाता है हमारे पास, जिससे हमारा ऑफलाइन मोड में हम ड्यू कंप्यूटिंग कर पाएँ। फिर आता है हमारे पास एक फ्लूइड कंप्यूटिंग। ये क्या होता है दोस्तों, दिस इज़ द एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज जैसे सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज वगैरह वगैरह टू फ्लो बिटवीन द फंक्शनैलिटीज़, जैसे राउटर, फायरवॉल, सर्वर, डन यूजिंग वर्चुअल सर्वर्स और डेस्कटॉप, है ना। ये बेसिकली क्या होता है, रिसोर्सेज की एबिलिटी होती है। रिसोर्सेज कौन से, सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, जो कि राउटर, फायरवॉल या इन सब से जो फ्लो हो रही है, और ये वर्चुअल सर्वर से, डेस्कटॉप से हमारे पास कंप्यूटिंग वगैरह होती है। दिस इज कॉल्ड फ्लूइड कंप्यूटिंग, फ्लो की तरह हमारा कंप्यूटिंग हो रहा है। क्वालिटी ऑफ सर्विस इश्यूज़, ये क्या होती है दोस्तों, क्वालिटी ऑफ सर्विस इशू जो होता है वो डिनोट करता है लेवल ऑफ रैप। रैप मतलब वो गाना वाला बादशाह वाला रैप नहीं, या फिर जो यो हनी सिंह वाला रैप नहीं। ये बेसिकली रैप होता है हमारा रिलायबिलिटी, अवेबिलिटी और परफॉर्मेंस। डिनोट करता है कि लेवल क्या है हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का, ऑफर्ड बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है वो कितना लेवल का रिलायबिलिटी, कितना लेवल का अवेबिलिटी, कितना लेवल का परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है थ्रू एन एप्लीकेशन और बाय द प्लेटफॉर्म। तो का जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है उसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, जिटर देखा जाता है, लेटेंसी या डिले कितना देखा जाता है। डिले का मतलब होता है अगर क्लाउड सर्विस रिक्वेस्टर ने कुछ चीज़ का डिले रिक्वेस्ट किया है तो कितना उसको डिले सहना पड़ रहा है, कितने टाइम बाद उसको आउटपुट मिल रहा है, तो वो हो गया हमारा डिले। लेटेंसी मैंने बताया था कितनी जल्दी मिल रहा है। थ्रूपुट कितना है वो हमारे पास यहाँ पे देखा जाता है किससे, क्वालिटी ऑफ सर्विस इश्यूज़ में, ठीक है। अब दोस्तों ये पूरा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि मैं बार बार आपको बता रहा था ना, ये पूरा हमारा क्लाउड सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि मैंने लास्ट में आपको दिखाने का सोचा, जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाए हमने जो पढ़ा है। क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहले क्लाउड सर्विस रिक्वेस्टर होता है। क्लाउड सर्विस रिक्वेस्टर क्या करता है, अपना रिक्वेस्ट आगे भेजता है क्लाउडलेट्स के पास। क्लाउडलेट्स कौन होते हैं, क्लाउडलेट्स बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब ये क्लाउडलेट जो है इन्फॉर्मेशन आगे लोड बैलेंसर के लिए यूज़ होता है। लोड बैलेंसर मैंने आपको बताया था कौन होते हैं, जो कि ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द नेटवर्क में जो ट्रैफिक है उसको रिड्यूस करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर वो जो पूरा रिक्वेस्ट है वो जाता है हमारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के अंदर हमारा डेटा सेंटर्स होते हैं। डेटा सेंटर्स के हमारा ब्रोकर्स होते हैं। ब्रोकर्स क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन को मैनेज करते हैं और क्रिएट करते हैं, बेसिकली उनको मैनेज करते हैं। वहाँ से जो हमारा क्लाउडलेट है या फिर लोड बैलेंसर है, बेसिकली वो वर्चुअल मशीन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं रख सकता। वो क्या करता है, ब्रोकर के पास जाके रिक्वेस्ट भेजता है। ब्रोकर क्या करता है, वर्चुअल मशीन से प्रोसेसिंग करके डेटा का रिक्वेस्ट जो है रिजल्ट या फिर जो आउटपुट है वो प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज़ बेसिकली हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है।
अब जो है या तो क्लाउड जो CSP है जो मैंने बनाया राइट साइड में, वहाँ पे हमारा एज कंप्यूटिंग हो सकता है, या तो हमारा क्लाउड सर्विस रिक्वेस्टर वहाँ पे एज कंप्यूटिंग हो सकता है। बीच में कहीं भी एज कंप्यूटिंग नहीं होगा। अब जो क्लाउड सर्विस रिक्वेस्टर से लेकर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का जितना भी है पूरा सामान, वो है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग, जिससे पूरा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है दोस्तों क्लाउडलेट। क्लाउडलेट के अंदर दोस्तों हमारे पास क्या होता है, फॉग कंप्यूटिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि क्लाउडलेट के अंदर हमारे पास फॉग नोड्स होते हैं जो कि नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, जैसे ब्रिजेस, राउटर्स, गेटवे, फायरवॉल, स्विचेस, रिपीटर्स वगैरह वगैरह, और उनका यूज़ करके हमारे पास, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, वहाँ पे हमारा क्या होता है, फॉग कंप्यूटिंग होता है। ठीक है, समझ आ गया। अब जो है दोस्तों सिक्योरिटी की मैंने बात करी थी। सिक्योरिटी दोस्तों क्लाउड सर्विस रिक्वेस्टर जो है वीक पॉइंट 1 है, और ये जो कनेक्शंस है वो जो है हमारे बेसिकली सबसे वीकेस्ट पॉइंट होता है। तो सर्विस रिक्वेस्टर जो एंड वाला पॉइंट है मोस्ट वल्नरेबल है, वहाँ पे अटैक होने की सबसे ज़्यादा चांसेस है। और जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, लोड बैलेंसर है, क्लाउडलेट है, ये जो है वेल प्रोटेक्टेड रहते हैं, सिक्योर रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। और अटैक्स मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। अटैक्स के लिए आप एसिड वाला निमोनिक याद रख सकते हो। एसिड मतलब ACIIDS। ए का मतलब होता है अकाउंट हाईजैकिंग, सी का मतलब होता है क्लाउड मालवेयर इंजेक्शन या फिर कुकी पॉइजनिंग या फिर कुकी क्लाउड क्रिप्टो माइनिंग। फिर आता है आई इनसिक्योर API, आई इनसाइडर थ्रेट, डी मतलब डॉस या फिर डिनाइल ऑफ सर्विस, DDoS मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। एस का मतलब होता है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन या फिर साइड चैनल अटैक। एंड दोस्तों इसी के साथ हमारा ये नोट्स और साथ ही साथ ये पूरा टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग को हमने पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पे कवर किया है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा, एंड मज़ा आया होगा इस वीडियो में। अगर दोस्तों मज़ा आया है प्लीज़ हिट द लाइक बटन राइट अवे, एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो भी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में बहुत टेंशन फील कर रहा है, तो ये पढ़ के उसका बहुत अच्छा नंबर आ सकता है एंड उनका फ़ायदा हो सकता है। ये जो नोट्स हैं दोस्तों, ये नोट्स आपको वीडियो के बाद इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ड्राइव का लिंक, आप उसको डायरेक्ट एक्सेस करके पढ़ सकते हो एंड गो थ्रू कर सकते हो, राइट। सो ये आपको नोट्स भी मिल जाएगा एंड साथ ही साथ आपको वीडियो अगर आपको समझना है तो वो भी मिल जाएगा। मैंने सारे कंसेप्ट्स को डिस्कस करने की कोशिश करी है। क्लाउड वाला सिम मैंने यहाँ पे डाल दिया था बिकॉज ये चैप्टर का हिस्सा है। हम क्लाउड सिम के पूरे कोड को अच्छी तरीके से समझेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, जिसमें हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, राइट। सो ये हमारा पार्ट 2 था और क्लाउड कंप्यूटिंग को हमने बहुत कवर कर दिया है। एंड अगला वाला वीडियो हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है जिसमें हम क्लाउड कंप्यूटिंग को जो मेजर टॉपिक्स है उसको डिस्कस करके ख़त्म करने वाले हैं। अगर दोस्तों मज़ा आया प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर दो इस छोटे से चैनल को। एंड येस दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच। हिट द लाइक बटन। हम मिलेंगे ऐसी एक धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।